Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम गगन सिंह मीना है और इस वर्ष यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 में मुझे 120वीं रैंक मिली है। इससे पहले मैं लास्ट ईयर मुझे आईपीएस मिला था। तो आप सबके साथ जो एक जीएस पेपर 4 जो एथिक्स का होता है, उसके लिए अलग रणनीति की आवश्यकता होती है। जो हमारे जीएस 1, 2, 3 है, उनसे अलग एथिक्स में हमें एक अलग स्ट्रेटजी और एक अलग रणनीति की ज़रूरत होती है। तो मैं आप सबके साथ कि एथिक्स में किस तरीके से आप अपना जो स्कोर है और उसको और बेहतर कर सकते हो, तो उसी संबंध में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो एथिक्स में जनरली 2 पोर्शन होते हैं। एथिक्स का जो पेपर होता है उसमें 2 पोर्शन होते हैं। एक एथिक्स का थ्योरी का पोर्शन है और दूसरा एथिक्स में होता है जो केस स्टडीज। तो बेसिक में बता देता हूँ कि एथिक्स का पेपर हमारा लगभग 250 का होता है। 250 में से 130 का एथिक्स की थ्योरी आती है और 120 की 6 केस स्टडी वो पूछते हैं। जो थ्योरी का पेपर होता है तो उसमें 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिनकी जो वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स की रहती है। और जो केस स्टडी है, एक केस स्टडी 20 मार्क्स की रहती है और 6 केस स्टडी रहती है। ऐसे ये 13 क्वेश्चन ये रहते हैं। तो टोटल इसमें 19 क्वेश्चन रहते हैं एथिक्स के पेपर में। तो एथिक्स का जो बेसिक पेपर की स्ट्रक्चर कैसे रहती है, वो दूसरे जो पेपर है जनरल स्टडीज़ के जीएस 1, 2, 3 उनसे इसकी थोड़ी अलग है। इसमें 13 क्वेश्चन थ्योरी वाले हैं और जो 6 क्वेश्चन इसमें केस स्टडी वाले हैं। तो हम पहले थ्योरी वालों को देखेंगे कि थ्योरी वालों में हमारी किस तरीके की रणनीति रहनी चाहिए, और उसके बाद जो केस स्टडी है, केस स्टडी में हमें किस तरीके से उसे डील करना चाहिए। क्योंकि एथिक्स एक ऐसा पेपर है कि अगर इसमें हम अच्छे से करें, थोड़ा पेपर लेंदी होता है और दूसरे पेपरों की तुलना में, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से करते हैं और एथिक्स में जो मार्क्स लाना काफ़ी ज़्यादा इजी है और दूसरे पेपरों की अपेक्षा। तो देखते हैं पहले एथिक्स की क्या क्या रणनीति जो मेरी रही थी। सबसे पहले एथिक्स की क्या थ्योरी पोर्शन है, उसमें अलग अलग टर्म दी हुई है। जैसे उसमें इंटीग्रिटी है, इम्पार्शलिटी है, नॉन पार्टनरशिप्स है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एथिक्स इन गवर्नेंस और एथिक्स इन जो सोशल है, एजुकेशन है, ये सारी इसमें टर्म दी हुई है। तो सबसे पहले हमें उन टर्मों की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन खुद से हमें तैयार कर लेनी है, या हम किसी रिसोर्स से जहाँ से भी हम उसको पढ़े उसकी एक एथिक्स की एक अपनी डेफिनेशन तैयार कर लो। और उससे संबंधित, क्योंकि जैसे हमने मान लो कि इंटीग्रिटी की डेफिनेशन लिखी, तो इंटीग्रिटी की डेफिनेशन से संबंधित दैनिक जीवन के जो उदाहरण है, दैनिक जीवन के उदाहरण कैसे हो सकते हैं, जैसे हमारे खुद के जीवन में कोई ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है। काफ़ी सारे सिविल सर्वेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने इंटीग्रल रूप से या फिर ऑनेस्टी के साथ, कंपैशन के साथ, जो करुणा है, सहानुभूति है, समानुभूति है, इन सब के साथ उन्होंने काम किया हो। तो उन सब के एग्जाम्पल्स हम तैयार करें। इसके साथ ही अलग अलग एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हिस्ट्री में हम अपना जो एंशियंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है, या फिर जो माइथोलॉजी है, जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, उधर कुछ इस टाइप की चीज़ यूज़ हुई है जहाँ पे इंटीग्रिटी हो या फिर और जो दूसरी वैल्यूज़ है, उन वैल्यूज़ का उपयोग हुआ हो, तो उनका हम सीधा सीधा उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया कि एथिक्स की जो अलग अलग टर्म है, वो टर्मों की डेफिनेशन हो, उनके पास हमारे पास उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स हो, उनके हमारे पास नोट्स हो जाएंगे। तो ये इसमें एक बेसिक हो गया। उसके बाद हमको लिखना है कि फिर इसके साथ ही हम जो ये बेसिक चीज़ है कि हम जो सिलेबस है, सिलेबस में काफ़ी सारी हमें टर्म दी हुई है। उसके जैसे सिलेबस है, सिलेबस में हम अलग अलग जो टर्म है उनके नोट्स हमारे पास हो जाएंगे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो जाएंगी, अलग अलग एग्जांपल्स हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं जैसे डायग्राम्स। जैसे अलग अलग क्वेश्चंस में हम अलग अलग डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो और ज़्यादा बेहतर होती है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे बताता हूँ कि जो इंटीग्रिटी है उसका अगर हमें एग्जाम्पल लिखना हो तो हम इस टाइप का बना सकते हैं कि मनसा, वाचा, कर्मणा। अगर इन तीनों अगर एक ही पर्सन्स में है, फिर एक ही किसी सिविल सर्वेंट में है, तो वो इंटीग्रिटी उसके अंदर होगी। तो ये वाला इंटीग्रिटी वाला पोर्शन हो गया। तो ये हम इंटीग्रिटी के लिए बना सकते हैं। और सेम डायग्राम हम बना सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक 3P प्रिंसिपल होता है, जिसे बोलते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन। तो अगर ट्रिपल बॉटम लाइन के लिए बनाना हो तो ये पीपल्स हो गया, ये प्लेनेट हो गया, और ये प्रॉफिट हो गया, और ये हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इस तरीके के डायग्राम हम अलग अलग जो क्वेश्चंस है, अलग अलग जो वैल्यूज़ है, उसमें बना सकते हैं। किसी क्वेश्चंस में हम इस तरीके का भी एक डायग्राम्स बना सकते हैं। जैसे इस तरीके का जो ये होता है, जो हमारे जो लॉ है, जुडिशरी है, वहाँ पे इस तरीके का यूज़ होता है कि इधर इसका पलड़ा भारी है और इसका पलड़ा थोड़ा
ऊपर उठा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर जिस व्यक्ति के अंदर करुणा का मूल्य होगा, उसका जो तराजू होगा, जो उसका जो पलड़ा होगा वो भारी रहेगा, और जिसके अंदर घृणा है या फिर दूसरे से ईर्ष्या देश रखता है, उसका हमेशा ऊपर होगा। तो ये मतलब ज़्यादा भारी है और ये कम भारी है, तो ये मूल्य हमेशा इस मूल्य से ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से भी हम इसमें डायग्राम बना के बता सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें कुछ फ्लो चार्ट भी दिखा सकते हैं। फ्लो चार्ट हम कहाँ कहाँ पे बता सकते हैं, जैसे हम अलग अलग हमारी जो नैतिक दुविधा होती है, जो कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन में कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो हम जनरली पहले लेते हैं, कुछ एक्शन जो हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, इस तरीके से जो सॉल्यूशंस है उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो वो कोर्स ऑफ एक्शन में हम ये फ्लो चार्ट दिखा सकते हैं। उसके अलावा कमेटीज़, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पेपर में अलग अलग कमेटीज़ है, एथिकल वैल्यूज़ है, एथिकल जो एग्जाम्पल्स है, कॉन्फ्लिक्ट से है, अलग अलग तरीके की जो डाटा फ्लो चार्ट, ये सब चीज़ें, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें सेकंड ARC, इसका यूज़ करना चाहिए। नोलन कमेटी, अगर कोई वैल्यू से रिलेटेड है, सिविल सर्वेंट की वैल्यू से रिलेटेड, तो सेकंड ARC और नोलन कमेटी। ऐसे ही अगर क्वेश्चन अगर उसी का पूछा हुआ है, जैसे करप्शन का कोई क्वेश्चन है, इस पेपर में करप्शन भी दिया हुआ है, तो करप्शन से रिलेटेड जैसे संतानम कमीशन बना था, इसके बाद CBI आया, CVC आया, इसके अलावा बोहरा आयोग बना है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। तो ये सारी चीज़ ऐसी है कि इनका हमें यूज़ करना चाहिए यहाँ पे। इसके साथ ही जैसे कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ है जिन्होंने कुछ अपने स्टेटमेंट दी हुए, जैसे दलाई लामा जी है, गांधी जी है, अशोक है, अकबर है, अंबेडकर जी है, ज्योतिबा फूले जी है। ये क्या है, सारे दार्शनिक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो दार्शनिक और जो फिलोसोफर्स है, चाहे फिलोसोफर्स में सुकरात हो सकते हैं, अरस्तु हो सकते हैं, विवेकानंद जी हो सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल कोई भी फिलोसोफर्स हो सकता है, जिन फिलोसोफर्स ने हमारी जो वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ के संबंध में कुछ कहा है, इंटीग्रिटी के संबंध में, करुणा के संबंध में, हमारे मूल्यों के संबंध में, या फिर हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो नैतिकता रहती है उसके संबंध में अगर किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई उन्होंने किसी करप्शन से रिलेटेड, जैसे वो अब्दुल कलाम जी का एक स्टेटमेंट है, तो उन सब का यूज़ हमें आंसर को और हम किस तरीके से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं उसमें हमें यूज़ करना चाहिए। इसके साथ ही जैसे अलग अलग कुछ टाइप के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग, ये सारा हो गया। तो ये सारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो इनसे हमारे जो आंसर है उस आंसर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी आती है। और इसके साथ ही हम प्रेजेंटेशन को और बेहतर करने के लिए जैसे हेडिंग्स बना के आंसर लिख सकते हैं। ये मैं एक बताऊँगा स्ट्रक्चर के किस तरीके से हम एक अच्छा आंसर जो इथिक्स में एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। इसमें आगे देखते हैं, जैसे आगे यहाँ पे जैसे हमारी इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, और ये हमारा नैतिक शासन है, जन केंद्रित शासन है, सहभागिता है, सुपर ईगो है, सतत विकास है। तो ये ऐसे शब्द है क्योंकि इन शब्दों का हमें बार बार अपने आंसर में उपयोग करना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इथिक्स का जो सिलेबस दिया हुआ है यूपीएससी ने जीएस पेपर 4 का, उस सिलेबस की जो टर्म दी हुई है, चाहे जैसे ये अलग अलग टर्म जो सिलेबस में दी हुई है, उन टर्मों का हमें अपने जो आंसर है उन आंसरों में बार बार उपयोग करना है। तो इथिक्स का जो सिलेबस है, सिलेबस हमें पूरा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, और उस सिलेबस को हम रिवर्स तरीके से कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो मूल्य है और अलग अलग जो हमारी जो नैतिकता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे जो मूल्य है उनसे इंटरकनेक्टेड है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के अंदर इंटीग्रिटी है तो उस पर्सन के अंदर ईमानदारी भी होनी चाहिए, उसके अंदर करुणा है, इस टाइप के जो मूल्य है, उस कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वर्क कल्चर है। तो ये सारे जो मूल्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और विचारकों को शामिल करना चाहिए। ये जैसे अब गीता है, महात्मा गांधी है, अब्दुल कलाम है, इन सब को हमें यूज़ करना चाहिए। तो अब ये हो गया कि बेसिक आपका जो कंटेंट है एक तरीके से किस तरीके से आपको पेपर को अप्रोच करना है, लेकिन इसके साथ ही हम उनको वैल्यू एडिशन किस तरीके से पेपर में करना है, तो उसके संबंध में भी हम थोड़ी इथिक्स में चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें इथिक्स का जो आंसर है उसको और हम और ज़्यादा बेहतर किस तरीके से करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि इथिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल आप कहाँ से तैयार करोगे? एक आप तैयार कर सकते हो ये सारे न्यूज़पेपर से, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण एक आप तैयार कर सकते हो न्यूज़ से। तो न्यूज़पेपर में डेली न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ आर्टिकल रहता है, और उस न्यूज़पेपर में अलग अलग सिविल सर्वेंट होते हैं। उन सिविल सर्वेंट ने कौन कौन से अच्छे काम किए, उन अच्छे कामों के बारे में यहाँ पर केस स्टडीज़ रहती है, कुछ और इनिशिएटिव रहते हैं। इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात है, प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड इन सिविल सर्वेंट्स है, तो वहाँ पर ऐसे अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो उन अवार्ड्स में हम अपने पहले से ही नोट करके रख सकते हैं कि इस पर्सन को इस सेक्टर में अच्छा काम करने के लिए ये अवार्ड मिला था। इसके साथ ही जैसे जो पद्म
ये जो पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, चाहे पद्म श्री हो, पद्म भूषणम, पद्म विभूषणम, ये अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को दिए जाते हैं जिन्होंने समाज में या फिर अलग अलग जो सेक्टर में, साइंस टेक्नोलॉजी में, वहाँ पे अच्छा काम किया हो। तो जो पद्म पुरस्कार वाले जो वे है, उनका भी हम अपने जो आंसर है वहाँ से हम जो एज एग्जाम्पल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा काफ़ी सारी जो साइट्स है, उस साइट्सों के ऊपर जो अच्छे अच्छे सिविल सर्वेंट्स हैं उनके जो एग्जाम्पल्स है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं। जैसे एक मुझे वो याद आ रहा कि ग्रेट इंडिया करके ऐसे एक साइट है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें, बेटर इंडिया एक साइट्स है, बेटर इंडिया पे जो अलग अलग है, इन सब के जो एग्जाम्पल्स है वो काफ़ी अधिक रहते हैं, बेटर इंडिया। और एक जो सबसे अच्छा इसमें सोर्स है उसका आप यूज़ कर सकते हो कि बहुत सारे जो टॉपर्स हैं, जो टॉपर्स ने अपनी जो टॉपर्स कॉपी है वहाँ पे भी इनका काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। तो टॉपर्स कॉपी है, उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। किसके लिए? हमारे जो एग्जाम्पल्स है, क्योंकि हम अलग अलग टॉपर्स के एथिक्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे किस तरीके से वो अप्रोच करते हो। तो मैंने क्या किया था कि जब मैं पढ़ता था तो उस साल जो विशाखा यादव मैम थी उनके लगभग 160 के अराउंड मार्क्स थे इसमें। तो मैंने उनकी जो कॉपी थी, उनकी कॉपी के अपने खुद के नोट्स बना लिए थे, उनकी जो आंसर देख के कि किस तरीके से हमें एथिक्स है उस एथिक्स के पेपर को अप्रोच करना है। और ये हो गया कि जो हमारा एथिक्स का पेपर है उसमें हमें किस तरीके से जाना है। इसके अलावा इसमें कुछ स्टैंडर्ड टर्म होती है, उन स्टैंडर्ड टर्मों का भी हमें एथिक्स के पेपर में यूज़ करना चाहिए। जैसे आपराधिक न्याय प्रणाली हो गई, प्रशासन में सहभागिता है, तो ये स्टैंडर्ड टर्म है। कॉरपोरेट गवर्नेंस, जैसे कॉरपोरेट गवर्नेंस है, और प्रशासन के अंदर नैतिकता है, आचार संहिता है, नीति संहिता है, तो ये स्टैंडर्ड टर्म है। उन स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी का ही हमें उपयोग करना चाहिए और इनसे जो मार्क्स है वो काफ़ी अधिक इंक्रीज हो सकते हैं। अब एथिक्स का जो सेकंड पोर्शन है वो हमारा केस स्टडी का पोर्शन है। तो केस स्टडी को हमें किस तरीके से तैयार करना है तो वो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ही हमने केस स्टडी को पढ़ा, तो केस स्टडी को पढ़ते समय हम सबसे पहले क्या करें कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, उसमें हितधारक पूछे हैं, किस तरीके से पूछा, कोर्स ऑफ एक्शन है, प्रोज कॉन्स है, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में हम केस स्टडी को देखें और देखने के बाद हम ये लगाए केस स्टडी किस इशू से रिलेटेड है। या तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड होगी, प्रशासन में नैतिकता, एथिक्स इन गवर्नेंस से रिलेटेड होगी, या फिर किसी समाज से रिलेटेड होगी, या कहीं पे जो नेगेटिव टाइप का एटीट्यूड होगा और उस एटीट्यूड चेंज करने से, जैसे परसुएशन है, इस तरीके से रिलेटेड होगी। इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकती है, या फिर कोई दूसरी और जो घटना है हमारी, जैसे कहीं पर डिजास्टर आ गया तो डिजास्टर मैनेजमेंट से हो सकती है। जनरली ये हमारी जो थीम्स है इनके ऊपर केस स्टडी रहती है। तो स्टार्टिंग में हम क्या करें कि 2-3 लाइन में केस स्टडी को अपने हम शब्दों में लिख दें कि किस चीज़ से रिलेटेड केस स्टडी है। अब केस स्टडी का जो इंट्रोडक्शन है कहाँ से हम लिख सकते हैं, इसमें हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट्स है, जैसे आर्टिकल 21 में हम लिख सकते हैं कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक स्वच्छ वातावरण में जीवन जीना हमारा जो जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अगर रिसेंट में कोई घटना हुई है उसका कंटेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे पिछली बार जो हरियाणा में एक डीसीपी को जो माइनिंग के केस में उनकी हत्या कर दी गई थी, तो मुझे वो इंसिडेंट याद था, तो मैंने सीधा लिख दिया कि हाल ही में इस प्रकार की घटना हरियाणा में हुई है, और जो वहाँ पे जो आईपीएस एसपी सर थे उनका भी मैंने वहाँ पे नाम लिख दिया था। तो इससे क्या हुआ, वो हम उसको घटना को सीधा कनेक्ट कर जाते हैं। इसके बाद जैसे हितधारक और उनके हितों, जैसे हम केस स्टडी लिखते हैं तो केस स्टडी में काफ़ी सारे स्टेक होल्डर रहते हैं, तो उन स्टेक होल्डरों को हमें लिखना चाहिए। तो स्टेक होल्डर के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टेक होल्डर के लिए हम अलग अलग टाइप के जो एग्जाम्पल्स है वो अलग अलग टाइप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर 4 स्टेक होल्डर है तो हमने इस टाइप से बना दिया आंसर में, स्टेक होल्डर में इस तरीके से बना दिया। 4 है, 5 है तो हमने 5-6 तो ऐसे करके हमने बना दिया। और अलग अलग बना सकते हैं इस टाइप के डायग्राम स्टेक होल्डर के लिए, इस तरीके से बना दिया हमने। तो ये स्टेक होल्डर के डायग्राम्स हो गए कि हमने सबसे पहले उसमें क्या पूछा हुआ है कि स्टेक होल्डर्स लिख दिया, उसके बाद किस थीम्स के ऊपर है, सब्जेक्ट मैटर, जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर से है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो ये हो गया हमारा एथिक्स का भी चल रहा है, क्योंकि एथिक्स में सबसे पहले हमें 4-5 क्वेश्चनों के अंदर जो सारा इंट्रोडक्शन देना चाहिए, और उसके बाद हम इसमें ये इस तरीके से एक लिख सकते हैं कि तथ्य और मूल्य, फैक्ट और वैल्यूज। इधर हम ऐसे लिख दें फैक्ट और तथ्य,
और इधर इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हुई है। जैसे केस स्टडी होगी, केस स्टडी में कुछ घटना दी रही होगी, जैसे कोई मान लो कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, तो जो बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन भेजने की बजाय उनको चाइल्ड लेबर पर भेजा जाता है, उसमें लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, हो सकता है कि उसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल भी हो, तो वो सारे फैक्ट्स हो गए। और इसमें कौन कौन से वैल्यूज़ कंप्रोमाइज़ हुई है वो वैल्यूज़ हो गई। तो इस तरीके से हम एक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये हो गया वैल्यूज़। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे अलग अलग जो होते हैं उनके बीच में संघर्ष हो सकता है, हितों के बीच में संघर्ष है, जैसे कोई सिविल सर्वेंट उसके व्यक्तिगत हित और उसके जो सार्वजनिक हित है, उन दोनों के बीच में संघर्ष हो सकता है। तो जो इनको बोलते हैं हम जो नैतिक दुविधा, जो नैतिक दुविधा है, इन नैतिक दुविधा को हम आइडेंटिफाई कर ले और उसके बाद हम उसको अच्छे से किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, तो ये नैतिक दुविधा हो गई। और इसके अलावा जैसे फैक्ट्स वाला पोर्शन हमारा हो गया, और जैसे ये सारी चीज़ होने के बाद हम अगर उसमें नैतिक मुद्दे पूछे हुए तो नैतिक मुद्दे और नैतिक हितधारक, अगर नहीं पूछे हुए तो हितधारक लिख दे और नैतिक मुद्दे भी वहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता था कि जो 6 केस स्टडी है, 6 में से 4 में जो अपना पूरा जो टेम्पलेट है किस किस तरीके, जैसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद हितधारक लिखा। जैसे एक बार मैं बता देता हूँ कि वो लास्ट में एक बार बता दूंगा कि किस तरीके से मैंने केस स्टडी को अप्रोच किया था। उसके बाद आपका जो आंसर है, आंसर में पूछा क्या है, या तो उसमें कोई ऑप्शंस दे देगा कि ये ऑप्शंस है, या फिर आपसे पूछेगा कि इसमें कौन कौन से अवेलेबल ऑप्शंस है और अलग अलग ऑप्शन के प्रोज और कॉन्स बताइए, और जो अप्रोप्रिएट ऑप्शंस होगा उसके बारे में डिस्कस, थोड़ा जो इलोबरेट है वो चर्चा कीजिए। तो वो सारा काम हो जाएगा। इसकी क्योंकि इथिक्स में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि जैसे इसमें अलग अलग क्वेश्चंस किस तरीके होते हैं। काफ़ी बार ऑप्शंस रहते हैं, आपसे सीधा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। काफ़ी बार वहाँ पे ऑप्शंस नहीं रहते, ऑप्शंस आपको फ्रेम करने होते। काफ़ी क्वेश्चन में वो कोर्स ऑफ एक्शन पूछता है और अलग कोर्स ऑफ एक्शन पूछता है। तो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कि अगर किसी जगह पे कोई घटना हुई है, मान लो कि ऐसा इस टाइप की केस स्टडी दी हुई है कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग जो निर्माण के दौरान उसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो उसमें जो मटेरियल यूज़ किया था वो मटेरियल उतनी सफिशिएंट क्वालिटी का नहीं था और जो बिल्डिंग बाई लॉज थे उनका उल्लंघन किया गया था, और उसमें 2-3 व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है, और आप वहाँ पे एज ए DM हो या फिर कोई भी आप अधिकारी आपको बना देता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे। तो वहाँ पे ये मत बोलिए कि मैं सीधा उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करूँगा, क्योंकि सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी है कि वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, और जो लोग वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई है, फिर जो लोग घायल हुए हैं, उनको सबसे पहले फर्स्ट एड प्रदान करना। तो कोर्स ऑफ एक्शन में आपके कोर्स की क्या क्या क्रोनोलॉजी होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ ही हमारा जो आंसर है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं, अलग अलग एक्ट्स है और सरकारी की योजना है, उन सबको यूज़ करना है। अलग अलग केस स्टडी की अलग अलग संरचना हो सकती है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केस स्टडी में हमारा जो टाइम है उसकी हम अच्छे से पालन करें। अब इसमें जैसे मैं कुछ आपको बता देता हूँ एज ए एग्जांपल में कि केस स्टडी में हम कैसे कैसे और सारी एक ब्रॉड टेम्पलेट की केस स्टडी में कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख देंगे, मतलब ये हो गया कि सारे क्वेश्चनों में लिख करना ही है। दूसरा वहाँ पर हितधारक, जो भी हमारे स्टेक होल्डर होंगे उन स्टेक होल्डरों को हम हम अलग अलग टैब से डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। ऐसे इस तरीके से दिखा दिया एक में, अगर इस तरीके से नहीं दिखाया तो हमने ऐसे करके इस तरीके से हमने दिखा दिया स्टेक होल्डर। थर्ड नंबर पे हमको क्या करना है कि इस तरीके से एक सारणी बनानी है, टेबल्स। इधर हमको ऐसे तथ्य लिखना, मतलब फैक्ट्स। इधर हमको इसमें कौन कौन से मूल्य कंप्रोमाइज़ हुए ये लिखना है। अगर क्वेश्चन में पूछा नहीं है और तो हम फिर फोर्थ पर लिख सकते हैं नैतिक दुविधा या नैतिक मुद्दे। नैतिक मुद्दे क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है तो इसमें कौन कौन से नैतिक मुद्दे हैं जो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ हुए। तो ये हो गया हमारा कि ये सारे क्वेश्चनों में लगभग लिखना है स्टार्टिंग में, और इसके बाद उसमें क्या पूछा जाता है वो इसके बाद हम लिखेंगे। तो ये क्या करना है कि लगभग 1 से 2 मिनट में ये सारी चीज़ हो जानी चाहिए, क्योंकि इतना ही टाइम है आपके पास। बाकी जो मेन क्वेश्चन है वो अब स्टार्ट होगा। ये उसका है कि बेसिक इंट्रोडक्शन कैसे दे दिया, क्योंकि केस स्टडी को अप्रोच करने का ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो मैं क्या करता था कि जो 6 क्वेश्चन है 6 में से 4 में इसको अप्लाई करता था इस टेम्पलेट को। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन में मैं तथ्य मूल्य और ये सब नहीं लिखता था, इंट्रोडक्शन लिखा, सीधा स्टेक होल्डर लिखा, और बाद में फिर जो आंसर में जो पूछा हुआ है वो लिखना स्टार्ट कर दिया। अब आप इथिक्स की जो केस स्टडी है उसको और कैसे बेहतर कर सकते हो, तो उसमें आपको ये है कि कैसे कैसे, जैसे मैं एक केस स्टडी अभी बता रहा था कि अगर कोई लेबर्स उससे चाइल्ड लेबर से रिलेटेड केस स्टडी आती है तो वहाँ पे आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न है, जैसे आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 है, यहाँ पे चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है, तो इसका आप यूज़ करिए। अगर चाइल्ड लेबर से कोई, जैसे मान लो कि बाल श्रम से रिलेटेड अगर कोई केस स्टडी है
तो उस केस स्टडी में आप कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ये एक थीम हो गई। तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 23 एंड 24 इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो यहाँ पे और क्या है, आर्टिकल एक 21A, आर्टिकल 21A, क्योंकि जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है इसके अंतर्गत, और अगर वो चाइल्ड लेबर करेंगे तो उनकी जो राइट टू एजुकेशन है कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होगी। इसके अलावा जो कानून कौन सा है कि बाल श्रम निषेध एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 2016 का है, उसका यहाँ पे पालना नहीं हो रही, तो यहाँ पे उस कानून का उल्लंघन हुआ है। अब इसमें और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई सजेशन में पूछे या फिर कोई कौन कौन से स्टेप हम लेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ जैसे सरकार की स्कीम्स का नाम ले सकते हैं, जैसे स्माइल्स है, पेंसिल पोर्टल है, ये सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी NGO जैसे कैलाश सत्यार्थी, उनका हम नाम यहाँ पे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैलाश सत्यार्थी जी है, तो कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है, तो उनका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ILO है, ILO का एक 138 और 182 दो कन्वेंशन थे जो इंडिया ने साइन भी किए थे, तो उन सब का यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ ऐसे कि हमें आंसर में इन सब का यूज़ करना है, तो यहाँ पे हमें बेस्ट प्रैक्टिस भी हो गई, ये सब भी हो गया, और इस तरीके से हमें केस स्टडी लिखनी है। उसके अलावा ऐसे ही अगर कोई करप्शन से रिलेटेड है, तो वहाँ पे अगर जैसे मान लो कि आपको DM या फिर SDM या फिर किसी तरीके का बनाया और आपने ऐसे लिखा कि मुझे उस पर्सन या उस संस्था के ऊपर कानूनी कार्रवाई करूँगा, आप कानूनी कार्रवाई करोगे, किसी कानून के अंतर्गत आप कानूनी कार्रवाई करोगे, तो उस कानून का नाम लिखिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर किसी ने जो बाल श्रम है इनमें उनको बच्चों को काम के लिए लगाया है कोई कंपनी ने, तो एक स्टेटमेंट ऐसे लिखा कि कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन लेना, एक ऐसे अपने स्टेटमेंट लिखा कि इस कंपनी के ऊपर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत एक कानूनी कार्रवाई करना। अब आप एग्जामिनर क्या सोचेगा कि यार जो पर्सन ने लिखा है, क्योंकि उसमें एज ए DM तुमको बोला है कि आप वहाँ के जिला अधिकारी हो, और जिला अधिकारी हो तो आपके पास ये पावर है कि आप कानून के अंतर्गत ही कार्रवाई करें, बिना कानून के अंतर्गत आप कोई भी कार्रवाई कर नहीं सकते। तो वहाँ पे ये मान के चलिए कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, उसी पोजीशन के अंतर्गत आपको डिसीजन लेने। काफ़ी बार वो ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि आप वहाँ पे एज ए SP हो या फिर पुलिस अधीक्षक हो या फिर कोई दूसरे अधिकारी हो, तो उस केस में आपके लिए इम्पोर्टेंस है कि आप खुद पूरे डिसीजन नहीं ले सकते, उसमें आपको वहाँ आपके जो DM होंगे या आपके जो सीनियर्स होंगे उनकी सलाह लेनी पड़ेगी, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो केस स्टडी में भी वो देखना चाहिए कि किस किस तरीके से जो हायरार्की है वो समझ में आनी चाहिए, उसमें आपको किस डेजिग्नेशन दिया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और इसके साथ ही हम इसमें कुछ स्टैंडर्ड टर्मों का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो सेकंड ARC ने काफ़ी सारी रिकमेंडेशन दी गई है उन सब का हम उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग हम डायग्राम्स भी बना सकते हैं। और जैसे मैं क्या करता था कि जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आया है तो वहाँ पे कंपनसेट कैपिटलिज्म इस तरीके से यूज़ करता था, क्योंकि नारायण मूर्ति ने कॉन्सेप्ट दिया गया था कंपनसेट कैपिटलिज्म। तो इस तरीके से आप जो केस स्टडी की जो थ्योरी है और उसका जो पूरा पोर्शन है उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ये इसका हो गया कि लगभग कि किस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं कि इथिक्स में जो थ्योरी पार्ट है वहाँ पे तो एग्जांपल्स है, अलग अलग कमिटीज़ है, इन सब का नाम है, हमारे जितने भी फिलोसोफर्स हैं उनका नाम लिखते हैं, लेकिन जो केस स्टडी वाले पार्ट को हम भूल जाते हैं। लेकिन वहाँ भी हमें केस स्टडी में भी कोई दूसरी केस स्टडी है, कोई एग्जाम्पल है, कॉन्स्टिट्यूशनल का कोई प्रोविज़न है, अलग अलग एक्ट से है, अलग अलग सरकार की पॉलिसी एंड प्रोग्राम है, उन सब का उपयोग करना चाहिए। और ये लगभग मेरी इथिक्स की केस स्टडी थी। इथिक्स की पूरी रणनीति थी कि थ्योरी में और केस स्टडी में मैंने किस तरीके से काम किया था। बहुत बहुत धन्यवाद।